हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। और दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मित्तल के अध्याय नंबर 4 के कुछ सवालों को। आज हम लोग वहीं से आगे से स्टार्ट करने वाले दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग काफी मजेदार सवाल भी देखने वाले हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक है यानी अगला जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ने लगा होगा। आप वहां से प्रश्न को देख सकते हैं दोस्तों। आइए हम भी प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल जो है लंबा चौड़ा देख के कभी नहीं रहना चाहिए दोस्तों कि सवाल इतना लंबा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 गुने 10 घाते माइनस 4 मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 घाते माइनस 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 2 कम हो जाता है। आगे कर रहा है इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। अर्थात मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बदल दे दोस्तों तो 10 घाते माइनस 3 से यहाँ गुना कर देते हैं तो मिलीमीटर जो है किस में बदल जाता है, मीटर में। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। बैटरी के द्वारा जो विभवांतर स्थापित होता है वो कितना होता है दोस्तों, 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान पे, अब बैटरी हटा दिया जा रहा है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के स्थान पे एक एबोनाइट छड़ रख दिया जा रहा है और जिसका परावैद्युतांक 2.6 दिया गया है। आगे कह रहा ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर। प्लेटों के बीच नया विभवांतर मान लेते हैं, नया विभवांतर क्या है, V' मान लेते हैं। प्लेटों के बीच नया विभवांतर ज्ञात करना है। दूसरा, संधारित्र की प्रारंभिक एवं अंतिम धारिताएं। सेकंड पार्ट में आपको C1 और C2 वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद हम अगला क्या कर रहा है, प्लेटों का प्रारंभिक एवं अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व। प्लेटों का अंतिम तथा प्रारंभिक यानी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 आपको क्वेश्चन ये ही ज्ञात करना है। सिग्मा 1 ज्ञात करना है और सिग्मा 2 ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों धीरे धीरे करके हम सभी सवालों को ज्ञात कर लेंगे, जरा सा भी कहीं भी कोई समस्याएं नहीं आने वाली दोस्तों। तो आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला चीज पूछा है नया विभवांतर। तो नए विभवांतर के लिए धारिता की जरूरत पड़ने वाली दोस्तों। तो सबसे पहले हम सेकंड पोर्शन को हल करेंगे, यानी सबसे पहले हम धारिता निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम C1 निकाल लेते हैं, यानी पहले प्रारंभिक धारिता और अंतिम धारिता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रारंभिक धारिता और अंतिम धारिता क्या होता है दोस्तों। उसमें एक चीज सवाल में कहा है, आपने एकदम ध्यान से पढ़ा होगा। एक बार बैटरी को जो है हटा लिया जाता है, एक बार जो है बैटरी, जब बैटरी लगाया गया तो 300 वोल्ट विभवांतर दिया गया और उसके बाद एक बार कह रहा है कि एबोनाइट का छड़ भर देते हैं, एक बार वायु भरा है तो वायु भरने पर प्रारंभिक धारिता हो जाएगी और एबोनाइट का छड़ भरने पे अंतिम धारिता हो जाएगी। तो वही निकालना है। तो आइए आराम से एक एक करके हम लोग निकालेंगे, हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। सेकेंड पोर्शन हल कर रहे हैं हम लोग। चलिए, जब प्लेटों के बीच वायु भरा हो, जब प्लेटों के बीच क्या भरा हो, वायु भरा हो, तब की धारिता क्या होती है, तब धारिता मान लेते हैं C1। तब जो धारिता है वो क्या मान लेते हैं, C1 का फार्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या होता है D। चलिए अब A की वैल्यू यहाँ पर दी गई है दोस्तों, देखिए 10 घाते माइनस 2 है और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12 और डी की वैल्यू भी दी गई है 5 गुणे 10 घाते माइनस 3।
चलिए ये देखिए यहाँ से काट सकते हैं आप, वहां कितना बचेगा, -9 बचेगा ना। ये बच गया 8.85/5, ठीक। और यहाँ 10 घाते -2 बचा है, वो 10 घाते -9 कटाइए, 5 के 5 बचा 3, 5 सते 35 और 5 सते 35 पॉइंट, यानी 1.77, 1.77 और 9 2 11, 10 घाते -11 फैरड। ये आया है प्रारंभिक धारिता दोस्तों। देखिए कितने आसान तरीके से आपने निकाल लिया, प्रारंभिक धारिता आपको प्राप्त हो गए। अब आगे आपसे पूछ रहा अंतिम धारिता यानी सेकंड वाली धारिता आपको बतानी है। चलिए अब दूसरी स्थिति में लिख देंगे, जब प्लेटों के बीच क्या, जब प्लेटों के बीच क्या भर दिया गया, एबोनाइट का छड़ भर दिया गया, एबोनाइट का छड़ भर दिया जाए तब क्या होगा, एबोनाइट का छड़ भर दिया जाए तब जो धारिता होगी भर दिया जाए, तब धारिता C2 इक्वल टू जो होता है, जब भी किसी प्लेटों के बीच जो भी परावैद्युतांक भरा जाता है, जो भी आप छड़ भरोगे उसकी जो धारिता होती है, जो प्रारंभिक धारिता होती है, उसके परावैद्युतांक के गुनी हो जाती है। अर्थात जो दूसरी वाली धारिता होगी वो K गुने क्या हो जाएगा, प्रारंभिक धारिता C1। अब K की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 2.6 और C1 की वैल्यू है 1.77 गुणित 10 घाते -11। अब आप इसको गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो जो आपको अंतिम धारिता पूछा है वो आपको मिल जाएगा। चलिए 2.6 गुणे 1.77 करेंगे तो 4.602 गुणे 10 घाते -11 फैरड, ये वाली दूसरी की धारिता आ जाएगी। तो इस प्रकार देखिए कितने आसान तरीके से आपने दूसरा वाला पोर्शन हल कर लिया। अब आप पहला पोर्शन आराम से हल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए फर्स्ट पोर्शन हम लोग हल करते हैं। क्या कर रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए ना, जब प्लेटों के बीच क्या भर दिया गया दोस्तों, जब प्लेटों के बीच एबोनाइट का छड़ भर दिया गया तब उस समय विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर निकालने के लिए हमको आवेश भी पता होना चाहिए, तो आइए हम आवेश पहले निकाल लेते हैं। तो आवेश निकालने के लिए फार्मूला होता है Q बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, Q बराबर होता है C इंटू वी। क्या होता है, C इंटू वी। तो यहाँ C1 इंटू क्या लगाएंगे, C1 इंटू क्या लगा देंगे, V। यहाँ देखिए ये वाला C1 इंटू वी। जब हम लोग एबोनाइट का छड़ नहीं भरे थे तब के पहले आवेश कितना था, तब के पहले का आवेश कितना था, C1 की वैल्यू रखते हैं 1.77 गुणित 10 घाते -11, यहाँ Q1 मान लेते हैं, ठीक। और V की वैल्यू कितनी है, 300 है। चलिए अब क्या करते हैं, 300 का गुणा कर देते हैं, तो 3 सते 21, 3 सते 21, 2 23, 3 के 3 और 2 हासिल 5, 5.31 और ये 0 गुणे 10 घाते -11, ठीक दोस्तों। ये आप 5.31 गुणे 10 घाते -11 कुलाम रख सकते हैं। और एक खास बात ये है कि ये कब का है, जब आप प्लेटों के बीच वायु भरे थे तब का आवेश है। और हम जानते हैं दोस्तों, हमने थ्योरी के दौरान ये अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जब प्लेटों के बीच वायु भरा होता है और वायु को हटाकर हम जो एबोनाइट का छड़ भर देते हैं, कोई पदार्थ भर देते हैं, तो आवेश में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जब हम एबोनाइट का छड़ भरेंगे तब भी यही आवेश रहेगा। ये हम लिख सकते हैं, ये Q2 के बराबर भी होगा।
अब हम फर्स्ट पोर्शन में जो आपसे पूछा है कि प्लेटों के बीच नया विभवांतर, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ प्लेटों के बीच नया विभवांतर निकाल लेते हैं। प्लेटों के बीच नया विभवांतर, प्लेटों के बीच नया विभवांतर वी डैश, क्या दोस्तों, वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है विभवांतर निकालने का, आप जानते हैं C इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है ना, C इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। अब हम या सॉरी Q इक्वल टू होता है C इंटू वी ज्ञात करना, तो C को इधर कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं C1 इंटू वी, यानी इन दोनों का गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, 1.77 गुणे 300 करेंगे तो पूरा के पूरा 531 आ जाएगा, गुणे 10 घाते -11। अब पॉइंट जो यहाँ है 1 2 अंक इधर ले आएंगे तो 5.31 गुणे 10 घाते -9 कूलम, ये Q1 की वैल्यू आई है दोस्तों। और एक बात हम आपको बता दें, जब आप ये प्लेटों के बीच क्या था, वायु था, तब का आवेश है। अब दोबारा मुझे उस आवेश की जरूरत है जब प्लेटों के बीच एबोनाइट का छड़ भरा गया था। तो एक बात हम आपको बताएं दोस्तों, जब हम प्लेटों के बीच एबोनाइट का छड़ भरते हैं तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आपका यही आवेश जो है Q2 भी रहेगा। जब C2 धारिता हुई तो आवेश Q2 भी यही रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आइए यहां से पहले पोर्शन में भी पूछा है V डैश, यानी प्लेटों के बीच नया विभवांतर, आराम से हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेंगे। प्लेटों के बीच नया विभवांतर, क्या, नया विभवांतर, चलिए नया विभवांतर क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। प्लेटों के बीच जो नया विभवांतर आपने माना V डैश बराबर क्या होता है, V डैश बराबर होता है Q बटे C। तो यहाँ देखिए Q बटे हम C2 करेंगे, यहाँ Q2 लगा देते हैं। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, 5.31 गुणे 10 घाते माइनस कितना, -9, और C2 की वैल्यू कितनी है, 4.602, 4.602 गुणे 10 घाते -11। ये यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ -2 बचेगा और इनको भाग देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 1.15, और ये गुणे 10 घाते माइनस नीचे कितना बचा था, यहाँ 10 घाते -2 बचा है, ये ऊपर जाएगा तो 10 घाते 2 हो जाएगा और इनका गुणा कर देंगे तो टोटली ये 115 हो जाएगा। मतलब जो नया विभवांतर है, जब आपने एबोनाइट का छड़ भरा तब का जो विभवांतर है वो 115 वोल्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रकार आपने सेकंड और फर्स्ट दोनों पोर्शन सॉल्व कर लिए हैं, केवल आपका एक बचा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आइए थर्ड पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पोर्शन क्या करा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आप देख पा रहे होंगे तो आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला बताया गया है दोस्तों। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बटे ए। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप सिग्मा 1 निकालोगे और चाहे जब आप सिग्मा 2 निकालोगे, दोनों के समय आवेश में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू एक है और न तो प्लेटों का क्षेत्रफल बदलने वाला है कि जब हम सिग्मा 1 निकालेंगे तो प्लेटों का क्षेत्रफल कुछ और रहेगा, जब सिग्मा 2 निकालेंगे तो प्लेटों का क्षेत्रफल कुछ और रहेगा। यानी हम साफ शब्दों में कहें तो यहाँ पर न तो Q बदल रहा है न तो A बदल रहा है, यानी प्रारंभिक पृष्ठीय आवेश घनत्व और अंतिम पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों एक ही होने वाले हैं। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर होने वाले हैं।
फार्मूला रख देते हैं Q1 बटे A। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, यहां से देख सकते हैं 5.31 गुणे 10 घाते कितना है दोस्तों, -9 है। और A की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए 10 घाते -2 है। ये चीज ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.31 गुणे 10 घाते -9, ये जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, 5.31 ठीक कूलाम 10 घाते -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये रहा दोस्तों सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 की वैल्यू। इस प्रकार दोस्तों आपका ये प्रश्न क्या होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। कितना है दोस्तों, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। यानी उसके बाद कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी और समांतर जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों, 3 माइक्रोफैरड की प्रत्येक संधारित्र है, यानी 3 ठो संधारित्र है। एक बार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार इनको किस में जोड़ना है दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ना। आइए देखते हैं। तो बहुत जबरदस्त सवाल है। यहाँ देखिएगा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है संधारित्र को तो उसका डायग्राम कैसे तैयार किया जाता है। एक ऐसे मान लीजिएगा, एक संधारित्र ये हो गया और उसके बाद दूसरा संधारित्र ये हो गया और उसके बाद ये तीसरा वाला संधारित्र हो गया। इन तीनों संधारित्र को, इसकी भी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड है और इसकी भी 3 माइक्रोफैरड है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये श्रेणी क्रम के लिए है। अब हम यहाँ से पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी। तो फार्मूला आराम से यहाँ से लगा सकते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला होता है 1/C। 1/C तुल्य लगा दीजिएगा, 1/C तुल्य इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू उठा के रख देते हैं 1/3 फिर प्लस 1/3 प्लस 1/3। हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 1 1 2 2 1 3, यानी 3/3 कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। C तुल्य इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। यानी श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होगी वो 1 माइक्रोफैरड के क्या होगी, बराबर होगा। अब इसी को कहा है कि इन्हीं को आप समांतर क्रम में संयोजित कीजिए। तो लीजिए समांतर क्रम संयोजन का भी आप डायग्राम देख लीजिएगा दोस्तों। ये आपका समांतर क्रम संयोजन हो सकता, ये देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर हम बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। आपको बताया गया क्लास के दौरान दोस्तों कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। हर एक की क्लास आपको बताई गई है। ये आपकी C1 हो गई, ये आपकी C2 हो गई, ये आपकी क्या हो गई, C3 हो गई, और उसके बाद आप ले आइए इस परिपथ को छोड़ दीजिए। तो ये C1 C2 C3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। हम जानते हैं दोस्तों समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का फार्मूला होता है C तुल्य इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड। हर प्लस कर दें तो 3 3 6 3 9, तो टोटली कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये C तुल्य इक्वल टू है। इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो 21 नंबर प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा सा सरल था, सरल तो सभी प्रश्न है दोस्तों। अब हम बातें करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 का, जो कि आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी।
लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, एकदम जबरदस्त और सरल, एकदम मक्खन के जैसा आप लगाओगे। क्या कर रहा है, दो संधारितों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है और श्रेणी क्रम में भी इनका क्या है, श्रेणी क्रम में इनका कितना है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता इनकी कितनी है, 6 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम में कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। और उसके बाद समांतर क्रम में कितना है, 24। तो हम यहाँ ये आपको बता देना चाहते हैं कि समांतर को हम CP से दिखा रहे हैं, यानी पैरेलल होता है ना, तो समांतर क्रम की जो तुल्य धारिता है वो आपको टोटल दिया गया है 24 माइक्रोफैरड। और CS दिखाएंगे, यस मतलब सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ये आपको दिया गया है 6 माइक्रोफैरड। आइए अब हम लोग इनको हल करते हैं कि ये तुल्य धारिताएं लिखे हैं हमने सबकी, और दो ही धारिताएं मान लेते हैं, दो धारिता C1 और क्या है, C2 है। माना दो संधारित कौन है, C1 और C2। माना दो संधारित C1 और क्या है, C1 व C2 है। अब पहला शर्त कर रहा है कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, 6 माइक्रोफैरड है। और दूसरा कह रहा है कि समांतर क्रम में, तो अब समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, वो हम लगाते हैं। तो ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कतें आपको आएंगी कि सर क्या लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा। समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है वो आपको पता होना चाहिए, Cp इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो चलिए C1 की वैल्यू आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, पर C2 की वैल्यू नहीं पता, पर Cp की वैल्यू पता है, 24 माइक्रोफैरड। कितना है, 24 माइक्रोफैरड। समीकरण नंबर आप क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। इसी प्रकार हम श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल लेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, आइए हम उनको देखते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला 1/C होता है, पर यहाँ CS लगाएंगे, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आइए हम इनको हल करते हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो C1 इंटू C2 आ जाएगा, C2 का गुना यहाँ कर देंगे और C1 का गुना यहाँ कर देंगे, ये 1/CS प्राप्त हुआ। मुझे 1/CS नहीं चाहिए, मुझे CS की वैल्यू चाहिए, तो ये चीज ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी चीज ऊपर पहुंच जाएगा। तो CS इक्वल टू C1 C2 और बटे C2 प्लस C1, मतलब ये ऊपर पहुंच गए, ये भी ऊपर पहुंच गए। अब देखिए दोस्तों, C1 प्लस C2 की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है 24 माइक्रोफैरड, C1 प्लस C2 की वैल्यू 24 माइक्रोफैरड, और CS की वैल्यू आपको दी गई है, देखिए CS की वैल्यू कितनी है, 6 है, ये 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ ये C1 इंटू C2 और C2 प्लस C1 की वैल्यू आपको दी गई, देखिए कितनी है दोस्तों, 24 माइक्रोफैरड है, 24 माइक्रोफैरड। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो C1 इंटू C2 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 144 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 से C1 या C2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, अगर हम यहाँ से बात करें तो इसको हटा सकते हैं आराम से हम लोग। देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ से C2 को हटा, देखिए ये इधर आ जाए, C1 इधर आ जाए, C1 को जब बराबर किधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 माइनस C1 बराबर C2। तो क्या हम यहाँ से C2 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दें इसके स्थान पे, बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों। तो रखिए यहाँ C1 आ गए, C2 के स्थान पे 24 माइनस C1 इक्वल टू 144 माइक्रोफैरड। चलिए गुना करते हैं सबका, गुना करेंगे, C1 का गुना 24 में कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, जरा सा हम इनको डिवाइडेशन को इधर कर देते हैं, इधर की तरफ आ जाते हैं सवाल में। आइए C1 का गुना इधर करेंगे, इनसे पहले डायरेक्टली मैं इनसे कर दे रहा हूँ, इनका इनसे गुणा करते हैं तो C1 का स्क्वायर आएगा माइनस के साथ, फिर इनका गुणा इनसे करेंगे तो 24 C1 आ जाएगा,
फिर आगे क्या है, बराबर 144। ठीक, अब आगे यहाँ माइनस है, माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा। जब आप माइनस से गुणा करोगे तो ये चीज प्लस हो जाएगा, तो C1 का स्क्वायर, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा 24C1, और ये बड़ा इधर माइनस 144 लग जाएगा। ये माइनस 144 बराबर की इधर लाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 144 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर मुझे गुणनखंड करना है, और हम लोग बहुत छोटी ही क्लास से गुणनखंड करना जानते हैं। इनका 144 का ऐसा फैक्टर बनाए कि जिनको हमको दोनों जोड़ों में जोड़ने या घटाने पे 24 आना चाहिए। तो 12 बरहम में 144 और 12 12 जोड़ दोगे तो आप क्या मिल जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 12C1 माइनस 12C1, देखिए 12 12 24 मिल रहा है ना, और 12 12 में 144 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, C1 कॉमन है, तो यहाँ C1 माइनस 12 बचेगा। यहाँ दोनों में माइनस 12 कॉमन है, तो C1 माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं दोनों में C1 माइनस 12 ही बचा है, C1 माइनस 12, यानी इक्वल टू 0। एक बार ये वाला पक्ष 0 के बराबर कर दे तो C1 माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 उधर कर देंगे तो C1 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड, यानी एक की धारिता कितनी है, 12 माइक्रोफैरड है। इनमें से समीकरण एक में C1 जो है आपका 12 है, तो समीकरण एक से हम C2 भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल कर देते, थोड़ा सा यहाँ बचा है दोस्तों, बस यहाँ से समीकरण एक से तो C2 इक्वल टू क्या है, 24 माइनस C1, 24, C1 की वैल्यू कितनी है 12, घटा देंगे 12 माइक्रोफैरड, यानी दोनों की धारिताएं इक्वल आई है दोस्तों। C1 और C2 दोनों किसके बराबर होंगे, 12 माइक्रोफैरड के होंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो संधारित्रों की ये तो हो गया ना दोस्तों, आपसे कह रहा दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेके 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। यानी दो संधारित्रों की जो प्रत्येक की धारिता, यानी C1 की वैल्यू अगर हम मान लें, C1 की वैल्यू 10 पिकोफैरड है और C2 की वैल्यू 500 पिकोफैरड है। यानी आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से कह रहा है कि इसकी जो धारिता है वो 10 पिकोफैरड से हम 500 पिकोफैरड तक बदल सकते हैं आसान तरीके से, और C2 को भी 500 से 10 पिकोफैरड तक बदल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है इनके संयोजित करके इनका संयोजन करके कम से कम और अधिक से अधिक धारिता कितनी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन दोनों संधारित्रों को हम लोग किस प्रकार से जोड़े कि तुल्य धारिता एक बार सबसे कम प्राप्त हो और एक बार तुल्य धारिता सबसे अधिक प्राप्त हो। तो दोस्तों मैंने कहा ना कि आपको दो ही विधियां है, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। तो आप ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जब भी तुल्य धारिता हमको कम प्राप्त करना रहता है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे तुल्य धारिता कम प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या भैया, तुल्य धारिता कम प्राप्त करने के लिए, क्या दोस्तों, कम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किस क्रम में जोड़ देंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब दोस्तों कम आपको प्राप्त करना तो ज्यादा वालों को तो जोड़ोगे नहीं, क्योंकि उससे इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कुछ और ज्यादा उत्तर देंगे और इनको जोड़ेंगे तो ये सबसे कम देंगे। तो 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। चलिए वैल्यू रख देते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है, 1/10 है, C2 की वैल्यू 1/10। हल कर देंगे तो 2/10 आएगा, ये कटा देंगे 1/5 आएगा। C तुल्य, आइए C तुल्य की वैल्यू निकालते हैं। तो C तुल्य वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रोफैरड। माइक्रो हो तो माइक्रो, पीको हो तो पीको। C तुल्य इक्वल टू 5 पिकोफैरड। क्रॉस मल्टीप्लाई,
अब हमारी क्या पूछ रहा है कि अधिकतम धारिता, तो अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए क्या दोस्तों, अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ देंगे। किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, सी तुल्य इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 500 पिको फैरड और C2 की भी वैल्यू 500 पिको फैरड, और 500 500 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 पिको फैरड। इस प्रकार आपका C तुल्य भी मिल जाता है। तो देखिए ये अधिकतम हो गया और ये क्या हो गया, कम से कम हो गया। इस प्रकार दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपसे क्या कर रहा है, और जो कि दोस्तों ये बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र को 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी C1 की वैल्यू हम मान रहे हैं 100 माइक्रोफैरड। ठीक, कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। ठीक, ये मान लेते हैं V1। आगे करा, यदि प्लेटों के जब प्लेटों के बीच की दूरी थी, जब D थी तब, जब प्लेटों के बीच की दूरी D थी तब ये सब था। अब आगे करा कि जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे, जब प्लेटों के बीच की दूरी, जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी, मतलब जो D है वो क्या हो जाए, D/2 हो जाए। तब आगे क्या करा है, आगे करा तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, अर्थात नया विभवांतर V2, और साथ में पूछा है संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। जो संचित ऊर्जा होगी वो परिवर्तन, अर्थात डेल्टा U पूछा है आपसे ना। तो बिल्कुल मक्खन के जैसा सवाल लगाएंगे दोस्तों, एकदम आसान तरीके से लगाने वाले। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम V2 निकालने के लिए C2 पता करेंगे। V2 ज्ञात करना तो C2 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो जाए तो धारिता क्या होगी। जब प्लेटों के बीच की दूरी, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो जाए तब धारिता क्या होगी, तब धारिता C2 जो होगा वही फॉर्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट, जहां D है वहां D/2 हो जाएगा, 2 का गुना हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बटे D। और ये देखिए ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, C1 के। किसके बराबर है, C1 के। तो रख देते हैं यहाँ 2 गुने C1, C1 का मान कितना है 100, तो 100 का गुना कर देंगे, 100 दूनी 200 माइक्रोफैरड। ये आ गई C2, इसकी जो जिसकी जरूरत थी हम लोगों की। अब हमको पूछा है प्लेटों के बीच का नया विभवांतर, तो हम यहां से निकालेंगे। यहां से निकालने के लिए मुझे Q चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, Q। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q। तो Q हमारा बदलता नहीं, जो पहले वाला Q रहेगा वही हमारा दूसरा भी Q काम करेगा। तो यहाँ से हम Q1 निकाल ले रहे हैं। Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। C1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 है माइक्रोफैरड, तो गुणे 10 घाते -6, और V1 की वैल्यू कितनी है 400। कितना, 400। तो देखिए 1 2 3 4, आराम से आप 10 घाते 4 लगा दीजिए और ये 4 आप लिख लीजिए, और गुणे 10 घाते -6, 6 में से 4 घटा दीजिए तो 4 गुणे 10 घाते -2 गुना, ये Q1 आ गया। और यही Q2 भी रहेगा, यही आपका क्या रहेगा, Q2 भी। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, प्लेटों के बीच नया विभवांतर।
V2 बराबर होता है Q2 बटे C2 और Q2 की वैल्यू आपको दी गई है 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 और ये दिया गया है C2 कितना दिया गया है 200 माइक्रोफैरड गुणे 10 घाते माइनस 6। यहाँ से देखिए 2 ठो यहाँ से कट जाएंगे तो -4 बचेगा। ये 4 देखिए गुणे, देखिए दोस्तों 4 गुणे यहाँ -4 बचा, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा और बटे 200, 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा 4 गुणे यहाँ 10 घाते 2 और नीचे 2, 2 दूनी 4 तो 2 का गुणा 10 घाते 2 मतलब 100 बराबर 200 वोल्ट। तो यानी जो नया विभवांतर आया V' उसकी वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 200 वोल्ट आई है। तो पूछ रहा था कितना विभवांतर परिवर्तन होगा, तो देखिए पहले 400 था अब 200 हो गया, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी जब आधी की गई तो विभवांतर भी आधा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई तो विभवांतर भी आधा हो गया। अब लास्ट पूछा है ऊर्जा में परिवर्तन, तो आराम से हम ज्ञात करेंगे दोस्तों ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए ऊर्जा में जो परिवर्तन है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर होता है हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहां से हाफ C1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर, मतलब जब हम प्लेटों के बीच की दूरी d की थे तब की ऊर्जा और जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई तब की ऊर्जा। तो रखते हैं वैल्यू केवल 1/2, दोनों में कॉमन है या तो डायरेक्ट रखते हैं C1 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू आपने निकाला है दोस्तों कितना है 100 गुणे 10 घाते माइनस 6 और V1 की वैल्यू है 400, कितना है दोस्तों 400 माइनस 1/2, C2 की वैल्यू कितनी है 200 गुणे 10 घाते माइनस 6 और यहाँ देखिएगा इसका आप स्क्वायर करेंगे और ऐसे ही V2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, V2 की वैल्यू आपकी 200 है तो 200 का वर्ग, केवल हल करना 1 मिनट के ध्यान से देखते रहिएगा बस। आप कीजिए क्या, इधर लाइए 1/2 आराम से, यहाँ से 6 में से 2 घटा देंगे तो 10 घाते माइनस 4 बचेगा, 400 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, ये डबल 0 4 0 हो जाएगा माइनस 1/2, यहाँ से जब 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 में से 2 जो घटा देंगे ध्यान से देखिएगा, 6 में से जब हम 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 2 गुणे 6 में से 2 घटाएं 10 घाते माइनस 4 और 200 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 4 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और उसके बाद 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, आगे 4 0 उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों आपके सामने इधर क्या बचा है 8000 गुणे 10 घाते माइनस 4, उधर बचा है माइनस 40,000 गुणे 10 घाते माइनस 4, दोनों में 10 घाते माइनस 4 कॉमन है, कॉमन कर लीजिएगा और 80,000 में से 40,000 घटा देंगे तो 40,000 गुणे 10 घाते माइनस 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 अंक इधर आ जाइए तो आपका आ जाएगा ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा दोस्तों वो 4 जूल के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, घटा दीजिए तो आप इन्हें 4 जूल भी रख सकते हैं। तो जो ऊर्जा में परिवर्तन आई है दोस्तों वो डेल्टा U आ गई, ये ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा 4 जूल के बराबर होगा। इस प्रकार आपका दोस्तों 24वां नंबर प्रश्न क्या होता है कंप्लीट होता है और इसी के सवाल आज की वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं दोस्तों और उम्मीद करते होंगे कि आज की सभी सवालें आपको समझ में आई होंगी और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो उन सभी भाई दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों जो इस बार इंटर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए और अपने टारगेट यानी अपने गोल को कभी मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।